हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी बातों को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में कचरा संग्रहण एवं निपटान भाग 2 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में गति, चाल और समय भाग 1 के बारे में समझेंगे। फिर तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के बारे में जानने के लिए। उसके बाद हम शामिल होंगे क्लास 8 में और पढ़ाई करेंगे ध्वनि और उसके रूप भाग 2 की। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। चंपारण सत्याग्रह की कहानी। पिछली बार हमने ये जाना कि राजकुमार शुक्ल जी चंपारण की समस्या को हल करना चाहते थे। उन्होंने अलग अलग लोगों से इस बारे में बातचीत की और अंत में महात्मा गांधी जी चंपारण आने के लिए राजी हुए। गांधी जी के कहे अनुसार शुक्ल जी तय तिथि को कलकत्ता जा पहुंचे। कलकत्ता से गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ पहली बार पटना आए। दोनों राजेंद्र प्रसाद के डेरे पर 10 अप्रैल 1917 को पहुंचे। वहां नौकरों ने कहा कि वकील साहब बाहर गए हैं। नौकरों ने उन दोनों को किसान मुवक्किल समझा, अच्छा बर्ताव भी नहीं किया। शौच और स्नान के लिए बाहर आम शौचालय को ही इस्तेमाल करने के लिए कहा। गांधी जी ने अपने लंदन के सहपाठी पटना के बैरिस्टर मजरूल हक को संदेश भेजा। मजरूल हक मोटर गाड़ी से वहां पर आए। गांधी जी उनके घर गए और उसी दिन वहां से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए। रास्ता हक साहब ने उन्हें बता दिया था। गांधी जी ने पटना से कृपलानी जी को तार भिजवाया कि मैं मुजफ्फरपुर में आपके यहाँ पर ठहरूंगा और अगर आप स्टेशन आ जाए तो यह मेरे लिए नई जगह में सुविधाजनक होगा। कृपलानी जी को तीसरे पहर में तार मिला था और उसी रात गांधी जी आने वाले थे। कृपलानी जी अपने ऊपर गांधी जी का भरोसा देख करके बहुत खुश हुए और हैरान भी। उन्होंने छात्रों से कहा कि रात में स्टेशन से गांधी जी को लाना है और ये जिम्मेदारी तुम सब लोगों की है। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब छात्र स्टेशन पहुंचे तो क्या छात्रों ने गांधी जी को आसानी से ढूंढ लिया या फिर उन्हें कोई दिक्कत आई थी। यह आप सब अगली बार जरूर देखना। अगले दिन सोनिया और अंकित दादाजी के पास पहुंचते हैं और अपनी चर्चा शुरू करते हैं। दादाजी, पुनः चक्रण का अर्थ किसी वस्तु को दोबारा से प्रयोग में लाना होता है ना? हाँ दादाजी, और हम कागज, कपड़े, कांच और प्लास्टिक आदि वस्तुओं का पुनः चक्रण कर सकते हैं। शाबाश बच्चों, कागज और कपड़े जैसी वस्तुएं गीले कचरे की तुलना में थोड़ा अधिक समय अवश्य लेती हैं, लेकिन फिर भी ये विगलित हो जाती हैं। इनका पुनः चक्रण करना भी आसान है, लेकिन प्लास्टिक, कांच और धातुओं से बनी वस्तुएं विगलित नहीं होती। हमें इनका पुनः चक्रण करना ही चाहिए। यह करने के लिए हमें इन्हें विशेष तौर पर स्थापित पुनः चक्रण केंद्रों
जिसे रिसाइकल सेंटर्स भी कहते हैं, वहां पर भेजना चाहिए, क्योंकि इसके लिए विशेष मशीनों एवं तकनीकों की आवश्यकता होती है। दादाजी, कागज और प्लास्टिक का तो हमें खास तौर पर पुनः चक्रण और पुनः प्रयोग करना चाहिए, है ना? दादाजी, कागज भले ही विकलित हो जाता हो, किंतु कागज बनाने के लिए ढेर सारे पेड़ काटे जाते हैं। यह हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। और प्लास्टिक तो विकलित भी नहीं होता। कुछ लोग उससे छुटकारा पाने के लिए उसे जला देते हैं। प्लास्टिक जब जलता है तो उसमें से हानिकारक गैसें निकलती है। ये गैसें भी हमारे और पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं होती। सही कहा बच्चों। दादाजी, मेरे मन में एक सवाल आया है। प्लास्टिक तो कई प्रकार के होते हैं, कुछ सख्त, कुछ मुलायम, कुछ पारदर्शी होते हैं और कुछ के आर पार हम नहीं देख पाते हैं। क्या हम इन सभी प्रकार के प्लास्टिक का पुनर्चक्रण कर सकते हैं? बेटा, प्लास्टिक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो केवल एक बार ही प्रयोग किए जा सकते हैं और फिर उन्हें फेंक दिया जाता है, और दूसरे जिनका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान एक ही बार इस्तेमाल करे जाने वाले प्लास्टिक से होता है। पानी की बोतलें, थैलियां, प्लास्टिक के चम्मच आदि इस प्रकार के प्लास्टिक के उदाहरण हैं। दादाजी, जब हम सब जानते हैं कि इस प्रकार के प्लास्टिक से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, तो इनका इस्तेमाल बंद क्यों नहीं कर देते? बेटा, इसका कारण लोगों में जागरूकता और पर्यावरण के प्रति लगाव की कमी है। आलस के कारण हम लोग सामान लेने के लिए कपड़े का थैला, पानी की बोतलें आदि नहीं लेके जाते और बाहर से एक बार इस्तेमाल करे जाने वाले प्लास्टिक से बनी वस्तुओं में मिलने वाला सामान खरीद लेते हैं और घर आकर वो प्लास्टिक की थैली फेंक देते हैं, जो समय के साथ कचरे का पहाड़ बन जाता है। हालांकि अब लोगों को समझ आने लगा है कि ये सतत यानी ऐसा चलने वाला नहीं है। तुम जैसे समझदार बच्चों और पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों के अभियानों के कारण अब बहुत से राज्यों ने ऐसे प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाँ दादाजी, लेकिन इन सब का फायदा तो तभी होगा ना जब ये प्रतिबंध सख्ती से लागू किए जाएंगे। ऐसा होता तो नहीं दिख रहा है। लगता है इसके लिए भी अभियान चलाना पड़ेगा। अच्छा, और ये अभियान कौन चलाएगा? हम चलाएंगे। जानते हो अंकित, जब गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने मामा जी के यहाँ शहर गई थी, तो मैंने देखा था कि बहुत से लोग घर घर से कचरा इकट्ठा करके उसे पुनः चक्रण के लिए बेच देते थे। इससे वो पैसा भी कमा लेते थे और पर्यावरण के लिए भी कितना अच्छा है। और कुछ लोगों को इससे रोजगार भी मिल जाता है। ये सब मुझे मामा जी ने समझाया था। अरे वाह सोनिया, ये तो अच्छा आइडिया है। दादाजी, गांव में जब हम लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाएंगे, उसके पश्चात क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को सभी घरों के कचरा इकट्ठे करने का कार्य दे सकते हैं? सभी गांव वाले उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दे दिया करेंगे। हम कोशिश करेंगे। क्या पता यह प्रयोग गांव में भी सफल हो जाए। दादाजी, अगर सोच समझ के इस्तेमाल किया जाए तो कचरे का भी अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि ये कागज का पंखा, ये मैंने दादाजी की लाई हुई किताब से सीखा है। क्या तुम भी ऐसे खिलौने बनाना सीखना चाहोगी? हाँ, बहुत सही। अब तुम खेलो और मैं टहल के आता हूँ। जी दादाजी। गति, चाल और समय, भाग 1। नमस्ते दोस्तों, क्या आप महसूस कर सकते हैं कि धरती घूम रही है, पर आप तो वहीं खड़े हैं। हमें पता है कि सड़क पर कई वाहनों की गति धीमी होती है और कई वाहनों की तेज, पर आखिर यह गति है क्या? आप सब जब सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, तो मेरी तरफ जरूर देखते हैं, है ना? क्योंकि मैं आपको समय बताती हूँ। आइए इस वीडियो की मदद से हम गति, चाल
और समय के संबंध के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के उद्देश्य हैं क गति और चाल के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ख चाल और समय का संबंध समझना। राम, कल तुम्हें पास वाले गांव के स्कूल में दौड़ में हिस्सा लेने जाना है। चलो जल्दी से सो जाओ, नहीं तो सुबह उठ नहीं पाओगे। अरे, इस घड़ी को कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई? बिल्कुल सही टाइम पर उठा देती है। काकी, शाम को बुला दीजिए, हमें जल्दी जाना है, नहीं तो बस छूट जाएगी। राम बेटा, श्याम तो चला गया, भाग कर जाओ, वह अभी रास्ते में ही होगा। बस निकल जाएगी, दौड़ कर जाता हूँ। काश मेरे पास कोई हवाई जहाज होता तो मैं कितनी जल्दी पहुँच जाता। अरे, बस तो निकल गई। श्याम तो उस बस में बैठा है। 7 बज गए हैं। श्याम तो मुझसे पहले पहुँच जाएगा। अगली बस 10 मिनट में आएगी। लगता है मुझे देर हो जाएगी। श्याम पहुँच गया होगा। अरे, यह क्या? उसकी बस तो अब आ रही है। अरे राम, तुम भी पहुंच गए? हाँ, बड़ी अजीब बात है। निकला तो मैं बाद वाली बस में, लेकिन तुझसे पहले कैसे पहुंच गया? लगता है तेरी बस तेज चल रही थी। हमारे गांव से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है और मैं 30 मिनट में पहुँच गया और तुझे 40 मिनट लगे। तो क्या इसका मतलब है कि तेरी बस ने 10 किलोमीटर की दूरी कम समय में तय की? हाँ, क्योंकि मेरी बस तो कहीं रुकी नहीं। मेरी भी नहीं रुकी। दोस्तों, तेज चलने वाले वाहनों की चाल या स्पीड अधिक होती है। 2 या अधिक वस्तुओं में किसकी गति ज्यादा तेज है, यह जानने के लिए हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी जाननी होगी। इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए समय में चली गई दूरी हमारी सहायता करती है। तैयार है दौड़ के लिए राम? चल देखते हैं कि कौन जीतता है। चलो बच्चों, मैं 3 से उल्टी गिनती करूंगा। 3, 2, 1। श्याम, मोहन रेस जीत गया। तू और मैं दूसरे स्थान पर आए हैं। तो यानी कि तू और मैं समान स्पीड से भागे। चल सर से पूछते हैं कि हमने कितना समय लिया। श्याम और राम, तुम दोनों ने 4 मिनट में दौड़ खत्म करी और मोहन ने 3.2 मिनट में। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी स्पीड तेज थी या राम की। दोस्तों, जब आपके स्कूल में कोई दौड़ की प्रतियोगिता होती है, उसमें एक शुरुआती बिंदु होता है और एक अंतिम। जीतता वही है जो उस दूरी को सबसे कम समय में तय करे। कोई वस्तु कितनी तेज या धीमी चलती है, उसका पता इस बात से चलता है कि वह 1 यूनिट समय में कितनी दूरी तय करती है। इसे उस गतिमान वस्तु की चाल या स्पीड कहा जाता है। तो आप किसी गतिमान वस्तु की स्पीड या चाल का पता इस बात से लगा सकते हैं कि उस वस्तु ने कितनी दूरी तय की और उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा। तो चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। तो यदि श्याम और राम ने 100 मीटर की दूरी 4 मिनट में तय की, तो उनकी स्पीड या चाल क्या थी? बच्चों, किसी भी प्रतियोगिता में ये ज्यादा जरूरी है कि आप भाग लें। हार जीत तो चलती रहती है। लगता है कि स्पीड की वजह से ही आज सुबह मैं तुझसे पहले पहुंच गया, क्योंकि मेरी बस की स्पीड तेज थी। चल, घर जाते समय बस ड्राइवर से बस की स्पीड के बारे में पूछेंगे। ये देख राम, ये क्या है? इसमें से कैसी रेत नीचे गिर रही है?
बच्चों, ये रेत घड़ी है। पुराने समय के लोगों के पास जब घड़ियां नहीं होती थीं, तो वे इसका प्रयोग करते थे। कितनी विचित्र बात है ना श्याम कि पहले के जमाने में लोगों के पास घड़ियां नहीं थी। आजकल तो कितनी अलग अलग किस्म की घड़ियां हैं। जैसे हमारे सर के पास वो स्टॉप वॉच थी, जिससे वो हमारे दौड़ने का समय नोट कर रहे थे। पहले के जमाने में और डूबने से समय का पता लगाते थे। याद है, हमने पढ़ा था कि जयपुर के राजा ने जंतर मंतर में धूप घड़ी बनवाई थी। यह जानना भी दिलचस्प होगा कि घड़ियां सही समय कैसे बताती हैं। हमने पढ़ा था कि घड़ियां आवर्ती गति का उपयोग करती हैं, पर घड़ी तो कितनी छोटी सी होती है, उसमें आवर्ती गति होती कैसे होगी? ड्राइवर भैया, क्या आप बता सकते हैं कि आप किस स्पीड पर बस चला रहे हैं? क्या हुआ बच्चों? क्या कहीं जल्दी पहुंचना है? नहीं, वो आज हम बस की गति का पता लगाना चाहते हैं ताकि हम समझ पाएं कि बस हमें कितनी देर में घर पहुंचा सकेगी। ये देखो बच्चों, वाहनों में ये यंत्र होता है जिसे स्पीडोमीटर कहते हैं। ये बताता है कि वाहन की कितनी स्पीड है। जैसे अभी इस बस की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ड्राइवर भैया, अगर बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है? अरे बच्चों, ड्राइवर भैया को ध्यान से बस चलाने दो। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? अच्छा बताओ कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और तुम्हारा सवाल था कि बस 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, है ना? दीदी, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो अगर ये बस 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर तय करेगी। सही जवाब। क्या आप जानते हो कि मात्रक यानी यूनिट किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं? हाँ दीदी, समय का मूल मात्रक सेकंड है और बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा है। और चाल का मूल मात्रक क्या है? दीदी, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, इसलिए चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। हाँ, शाबाश। और इसे अन्य मात्रकों जैसे मीटर प्रति मिनट या फिर किलोमीटर प्रति घंटे में भी व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि 1 दिन में कितने सेकंड होते हैं और 1 वर्ष में कितने घंटे? मैं तो बड़े होकर पायलट बनना चाहता हूँ। हवाई जहाज की स्पीड तो बहुत तेज होती है। और मैं बड़ी होकर गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन बनना चाहती हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि रॉकेट की स्पीड तो हवाई जहाज से भी तेज होती होगी। मैं तो इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। अरे वाह, शाबाश बच्चों। तो दोस्तों, अगर एक बस या कोई वाहन धीरे चल रहा हो तो हम कहते हैं कि इसकी चाल कम है, और अगर वही वाहन तेज चल रहा हो तो हम कहते हैं इसकी चाल ज्यादा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु की चाल से हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी धीरे या तेज चल रही है। अब हम इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 मीटर प्रति सेकंड आदि। जल्द मिलेंगे दोस्तों। नमस्ते। कोरोना को हम मात देते, घर में हम सब खुश रहते। पूछ रहे हैं कैसे? देखिए तो ऐसे। देखो तारा, सुबह हो गई, नए दिन की शुरुआत हो गई। जल्दी सोती जल्दी उठती,
पाती, कसरत करके मैं ऊर्जा पाती, टाइम से मैं खाना खाती, टाइम से पढ़ाई करती, हर दिन कुछ मजेदार करती, ड्राइंग पेंटिंग बहुत करूं, अपनी चीजों का ध्यान रखूं, अप्पा को ना परेशान करूं, थोड़ा टीवी, थोड़ा गाना, डांस करके धूम मचाना, बोल होने का नहीं बहाना। कोरोना से बचकर यूं दिन गुजरे तो घर रहने से क्यों हम डरे? रूटीन में रहना बहुत जरूरी, तारा भी समझे बात ये पूरी। आज का दिन था बहुत प्याला, नींद आई अब सोएगी ताला। गुड नाइट अप्पा। गुड नाइट तारा। आज अलग है हमें कुछ करना, बताओ तारा को क्या क्या है करना? आज हमें है पपेट बनाना, कागज के जहाज उड़ाना, घर के कामों में हाथ बटाऊं, फिर कहानी सुनूं और सुनाऊं। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। बहुत पुरानी बात है। कोरोना से बचकर जब घर में ही रहना, तो साथ में क्यों ना समय बिताना? देखो मजेदार खेल है कितने, सुबह शाम जब ना आए कोई मिलने। रोज नया मैं कुछ सीखूं, हाथों को मैं साफ रखूं, सबसे थोड़ा दूर रहूं, चेहरे को बिल्कुल न छूऊं। अप्पा ये सब मुझे सिखाते, कोरोना से बचने के उपाय बताते। अप्पा मेरी हर मुश्किल सुलझाते, अच्छे से बातें समझाते, नहीं लगाते वो डांट फटकार, मेरी गलती को देते सुधार। और अगर ना सुनूं मैं उनकी बात, तो टीवी फोन टाइम देते हैं काट। टीचर से हम बातें करते, स्कूल की पढ़ाई को भूला करते, हर दिन अप्पा मुझसे पूछकर पढ़ने का समय रोज तय करते। सुबह 1 घंटा, शाम 2 घंटे, सवालों का बक्सा रोज हम भरते। छोटी छोटी कहानी तुम लिखना, स्कूल खुले तो टीचर को दिखाना, हर विषय को फिर से दोहराना, स्कूल खुलने तक भूल न जाना, मुझसे नानू से पूछ पूछ कर हर मुश्किल सवाल आसान बनाना। जब स्कूल ऑफिस बाहर न जाना, तो अनहोनी नहीं मन का घबराना, किसी बात पे आंसू जो आए, मन भारी लगे कुछ समझ न पाए, तो दोस्तों को फोन लगाएं, थोड़ा नानू से भी बतियाएं, घर में सबसे गप लड़ाएं, पर अफवाहों को ना फैलाएं, खुल के सारी बात करें, उलझी गुत्थी को सुलझाएं। अप्पा नानू से हर जवाब मिले, वो सही बात पे मेरी तारीफ करें, कितनी भी सवालों की हो कुलबुलाहट, अप्पा को नहीं होती झुंझलाहट। थक जाऊं तो लेट में जाती, थोड़ा सा आराम में करती, मैं खुश रहने की कोशिश करती, खुद हंसती सबको भी हंसाती। घर में आपस में प्यार बढ़ाओ, एक दूजे का हौसला बढ़ाओ, सोचो कि ठीक है हम सब, इस जंग में एक है हम सब, अप्पा तारा नानू और दोस्त हम सब एक साथ जरूर देंगे कोरोना को मात। क्यों तारा? अप्पा और तारा की ओर से बाय बाय, गुड नाइट। क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है?
कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये लक्षण दिखें तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देखभाल कर रहे लोग और स्वास्थ्य कर्मी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। क्या ये बीमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बीमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु खासकर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लौटे हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। जिन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो या जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सांस लेने में तकलीफ जैसे रोग से ग्रसित हों, उनमें इस बीमारी से जोखिम होने का खतरा ज्यादा होता है। कोरोना की जांच और इलाज कहाँ किया जा सकता है? कोरोना की जांच और इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थानों पर की जाती है, जिसकी सूची नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के पास मौजूद है। संक्रमित लोगों को अस्पताल में दूसरे मरीजों से अलग रखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों को चिकित्सा अधिकारी की सलाह अनुसार घर पर 14 दिन तक अलग रखा जाता है। इस दौरान घर के अन्य सदस्य और आसपास के लोगों को बिना घबराए और सावधानी बरतते हुए संक्रमित व्यक्तियों का हौसला बनाए रखना चाहिए। साथ ही चिकित्सा अधिकारी की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। इस बीमारी से बचाव का क्या तरीका है? इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे जितना हो सके घर पर रहें। सार्वजनिक स्थल जैसे मेला और भीड़ वाले धार्मिक स्थल में जाने से बचें। लोगों के निकट संपर्क से बचें और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बाहर से लौटने पर खांसने, छींकने, किसी जगह को छूने, खाना खाने से पहले और शौच के बाद नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथों को धोएं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताए गए सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमण से बचाव होगा। हाथों को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। खांसने और छींकने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में खांसें या छींकें, अपने हाथों में नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें या चिल्लाएं नहीं और बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को न छुएं। सावधान और सतर्क रहें, कोरोना से बचें। सानिया 13 वर्ष की एक जिज्ञासु लड़की जो कि कक्षा 8 में पढ़ती है, वो शहर में रहती है और अपने चाचा जी के घर गांव घूमने गई है। कबीर सानिया का बड़ा भाई है जिसकी उम्र 14 वर्ष है। वो सभी गतिविधियों और खोजों में सानिया की मदद करता है। मम्मी जी सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। ध्वनि के बारे में अब तक हमने जाना। कंपित वस्तुओं से पैदा होने वाली ध्वनि के बारे में, ध्वनि पैदा करने वाले शरीर के अंग के बारे में, ध्वनि एक साधन से दूसरे स्थान तक हवा, तरल चीजों जैसे पानी और ठोस चीजों जैसे लकड़ी और धातु के जरिए पहुंच सकती है। मम्मी, जिस तरह ध्वनि निकलने के लिए कंठ में खास बनावट होती है, उसी तरह ध्वनि सुनने के लिए भी कान में कोई खास बनावट होती होगी, है ना? बिल्कुल। हमारे कानों के अंदर ठीक इस डफली जैसी ही झिल्ली होती है जो हमें सुनने में मदद करती है। ओह हाँ, मुझे पता है इसके बारे में,
लेकिन क्या ध्वनियों को सुनने का भी कंपन से कुछ संबंध हो सकता है? क्या ध्वनि को सुनते समय भी हमारे कानों में कहीं कंपन होता है? दोस्तों, क्या आप इन सवालों का जवाब ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? क्या हमारी पुस्तक में कहीं इसका उत्तर मिल सकता है? दरवाजे पर कोई आया है। मैं देखती हूँ। तुम देखो, रसोई में कोई बर्तन गिर गया है। देखती हूँ। दोस्तों, क्या आपने भी मेरी तरह इस बात पर ध्यान दिया कि हम बिना उस चीज को देखे उसकी ध्वनि को कैसे पहचान लेते हैं? आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इस गिलास पर एक बार धीरे से चम्मच मारो। अब गिलास के किनारे छूती हुई एक थर्माकोल की छोटी गेंद लटकाते ही देखो, तुम्हें समझ आता है? कंपन करते गिलास ने गेंद को कुछ देर तक ढकेला। अब थोड़ी जोर से चम्मच से मारो। देखो कि गेंद गिलास से कितनी दूर तक धक्का खाती है। ओह हाँ, तेज ध्वनि करने पर यह गेंद ज्यादा दूर तक चली गई। क्या तुम्हें दोनों आवाजों में कुछ अंतर महसूस हुआ? हाँ, जब गेंद दूर तक धक्का खाती है तो ध्वनि बहुत तेज थी, लेकिन जब गेंद ज्यादा दूर तक धक्का नहीं खाती तो ध्वनि बहुत धीमी थी। मैं समझ गई। लेकिन कुछ ध्वनि हमें बहुत तेज लगती हैं, ऐसा क्यों? क्या इसका संबंध भी चीजों के कंपन से ही है? क्या लगता है आपको दोस्तों? हमारे शरीर के तंत्र में इतने कंपन हमेशा होंगे जिनकी ध्वनि हम कभी सुन नहीं पाते। शायद इसीलिए कि हमारे कानों की भी सुनने की क्षमता होती है ना? सही कहा सानिया। बहुत कम आवृत्ति की ध्वनियों को हम नहीं सुन सकते। लेकिन मैंने सुना था कि कुछ जानवर जैसे कुत्ते बहुत ऊंची आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन पाते हैं। क्या यह सच है? बिल्कुल सही। मैं यह तो जानती हूँ कि ध्वनि को हर्ट्ज में मापते हैं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इंसान कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि सुन पाते हैं? मेरी मदद कीजिए। ओहो, ये गाड़ियों की आवाज कितना परेशान कर देती है। इसके कारण मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। ये गाड़ियां ही नहीं, हमारे घर में इतनी चीजें हैं, वो भी तो ध्वनि प्रदूषण करती है, जैसे मशीनें, टेलीविजन, कूलर। इस शोर से कभी-कभी मेरे सिर में दर्द होता है। मैंने पढ़ा भी था कि इससे सेहत पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं जो नुकसानदेह हो सकते हैं, जैसे नींद न आना, कम सुनाई देना। क्यों दोस्तों, क्या शोर के कारण आपकी सेहत पर भी कोई बुरा असर पड़ा है? बताइए। हमें इसे कम करने की कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। इससे जानवरों और बीमार लोगों को तो बहुत ज्यादा समस्या होती होगी। हाँ, मैंने देखा था दीपावली पर कुत्तों को पटाखों की आवाज से बहुत परेशान रहते हैं। पटाखों पर रोक लगानी चाहिए। सही कहा सानिया। हम और क्या तरीके अपना सकते हैं? मैंने देखा था एक अस्पताल के बाहर एक बोर्ड पर लिखा था कि आगे अस्पताल है, हॉर्न ना बजाएं। ये भी है जिसे हम सभी ध्यान में रख सकते हैं। क्या तुम जानती हो कि पेड़ केवल वायु प्रदूषण को ही नहीं बल्कि ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं?
ओह अच्छा, ऐसा है तो हमें सड़क के किनारे जरूर पेड़ लगाने चाहिए। दोस्तों, क्या आप भी इस ध्वनि प्रदूषण को कम करने के कुछ तरीके मुझे बता सकते हैं? सारांश। आज हमने जाना कि हम ध्वनि कैसे सुन पाते हैं, कि हम ध्वनि की पहचान उसके गुणों के कारण कर पाते हैं, जैसे हल्की और तेज ध्वनियां। कुछ ध्वनि हम सुन सकते हैं, कुछ ध्वनियां हमारी सुनने की क्षमता के बाहर हैं। ध्वनि प्रदूषण और उसे कम करने के उपायों के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम किसी जानवर के एनक्लोजर के पास नहीं चलेंगे, हम चलेंगे जानवर के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान के सफल प्रबंधन और देखभाल का ही नतीजा है कि आज यहाँ मौजूद लगभग सभी जल, थल और आकाश में रहने वाले जानवरों का प्रजनन हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे गेंडा के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी कुछ दिन पहले ही एक गेंडे का जन्म हुआ है। भारतीय मादा गेंडा साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। 16 से 18 महीने गर्भधारण के बाद मादा गेंडा सामान्यतः एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म के समय नवजात शावक का वजन लगभग 40 से 50 किलोग्राम तक का होता है। जन्म के कुछ घंटों के बाद नवजात शावक न सिर्फ जमीन पर चलने फिरने लगते हैं, बल्कि पानी में तैरने भी लगते हैं। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती है। बच्चे को संभालने का काम मादा गेंडा करती है, जबकि नर गेंडा अपने आधिपत्य क्षेत्र की रक्षा करता है। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती हैं। गेंडे के बच्चे के बाद अब हम चलेंगे जिराफ के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी जिराफ का एक बच्चा है। इसका जन्म भी संजय गांधी जैविक उद्यान में ही हुआ है। 13 से 15 महीनों के गर्भधारण के बाद मादा जिराफ एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। दुनिया का सबसे लंबा जानवर जिराफ जन्म के समय 1.8 मीटर लंबा होता है और जन्म के समय इनका वजन लगभग 90 से 110 किलोग्राम तक होता है। इसके जन्म के समय इनकी मां यानी मादा जिराफ सामान्यतः खड़ी रहती है और जन्म के कुछ ही घंटों के अंदर जिराफ के बच्चे चलने फिरने लगते हैं। ये नवजात शावक 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा जिराफ साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है।
जिराफ के बच्चे के बाद अब हम बात करेंगे भालू के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी भालू के बच्चों की संख्या 2 है। दोनों बेहद चंचल, चालाक और स्वस्थ हैं। मादा भालू 7 महीने के गर्भकाल के बाद मुख्यतः नवंबर से जनवरी तक एक बार में 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। जन्म के समय बच्चे का वजन लगभग 700 ग्राम से 1 किलोग्राम तक होता है। साथ ही जन्म के 1.5 से 2 महीने के बाद नवजात शावक चलने फिरने लगते हैं। भालू के बच्चे जन्म के 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। किसी भी जू के सक्सेस का उसका जो मैनेजमेंट का पैरामीटर है वो उसके ब्रीडिंग से देखा जाता है। और इसमें पटना जू काफ़ी लकी है कि यहाँ जितने भी स्पीसीज हैं उन सबों में लगभग ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। और जो ब्रीडिंग का मेन पर्पस है या हम लोग उसको साइंटिफिकली मैनेज करते हैं कि इन ब्रीडिंग ना हो पाए, उसका जितने भी साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग ध्यान देते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि जो भी नए बच्चे हो रहे हैं वो हेल्दी रहें, उनके अच्छे से केयर हो सके। हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि सक्सेसफुल मेटिंग हुआ है एनिमल का, तो उसके बाद उनका रिकॉर्ड कीपिंग और एक लंबा एक्सरसाइज होता है जो उन पे ध्यान देने के लिए किया जाता है, जिसमें जो डॉक्टर की टीम होती है उनके प्रेगनेंसी पीरियड में पूरे उनका मेडिकेशन से लेकर हर एक चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है और ध्यान रखते हैं। और जब उनका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो उनके इनक्लोजर्स में सीसीटीवी कैमरा या इसकी व्यवस्था भी की जाती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में आने वाले दर्शक इन जानवरों को अपने मां के साथ देखकर बेहद खुश होते हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में हम एक बार फिर संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद जानवरों के बच्चों के पास चलेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मलाड पक्षी यानी नील सिर बत्तख के बच्चों के बारे में। भारत में ये एक प्रवासी पक्षी है जो सर्दियों के मौसम में काफी दूरी से प्रवास के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में आते हैं। इन पक्षियों के प्रजनन का समय मई से जून तक होता है। मादा मलाट एक बार में लगभग 8 से 12 अंडे देती है। इनके अंडों की लंबाई 2 इंच से 2.5 इंच तक होता है, जबकि इनके अंडों की चौड़ाई 1.3 इंच से 1.8 इंच तक होता है। अंडों को सेकने का काम मादा मलाड करती है। 25 से 30 दिनों तक सेकने के बाद अंडों में से चूजे बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के कुछ घंटों के अंदर ही मलाड के बच्चे पानी में तैरने लगते हैं। इनके बच्चों को डकलिंग्स भी कहा जाता है। 50 से 60 दिनों के बाद इनके चूजे उड़ने में सक्षम हो जाते हैं।
मलाड बत्तख के बच्चे अपने जन्म के 6 से 7 महीनों के अंदर प्रजनन योग्य हो जाते हैं। डकलिंग्स देखने में बेहद सुंदर लगते हैं और इनके जन्म के पहले और जन्म के बाद संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मलाड बत्तख के बाद हम बात करेंगे एमू पक्षी के बच्चों के बारे में। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी 2 एमू के बच्चे हैं जो बेहद तेज और फुर्तीले हैं। इनका प्रजनन यही संजय गांधी जैविक उद्यान में ही हुआ है। इनका प्रजनन काल जनवरी से मार्च तक होता है। ये सामान्य तौर पर अपने जन्म के 1.5 साल से 3 साल के अंदर प्रजनन योग्य हो जाते हैं। एक बार में एक मादा एमू 9 से 20 अंडे देती है। नर और मादा एमू में अंडा सेने का काम नर एमू करता है और चूजे 56 दिनों में अंडे से बाहर आते हैं। अंडों से चूजों के बाहर आने के बाद 18 महीने तक ये अपने पिता यानी नर एमू के साथ रहते हैं। इस दौरान नर एमू अपने बच्चे को भोजन खोजने के तरीके बताते हैं। एक स्वस्थ एमू का जीवन काल 10 साल का होता है। इनके अंडे का वजन 700 से 900 ग्राम तक होता है और रंग गहरा हरा होता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी एमू जन्म के समय लगभग 6 इंच लंबे होते हैं। जब हम बर्ड्स की बात करते हैं तो इनक्लोजर में ऐसा कभी कभी होता है कि अगर कोई पेस्ट है बाहर से, जैसे मंगूज हो गया या रैट्स हैं, वो अगर इनक्लोजर में प्रवेश कर जा रहे हैं तो वो एग्स को डैमेज कर देते हैं। तो या दूसरे बर्ड्स हैं जो अगर जहाँ मिक्सिंग है स्पीसीज की तो वो भी अंडे को फोड़ देते हैं। तो उसके लिए कभी कभी हम लोग उसको इनक्यूबेशन के लिए इनक्यूबेटर में भी रखते हैं, आर्टिफिशियली उनको सेते हैं, या दूसरे तरह के जो हेन को भी इसमें यूज में लाया जाता है जो इसके दूसरे के बर्ड्स के अंडे को सेती हैं। तो इसके थ्रू भी हम लोग अलग अलग इससे काफ़ी सफलतापूर्वक एग हैचिंग कर रहे हैं। और लास्ट ईयर मलाड, गोल्डन फिजेंट, सिल्वर फिजेंट इत्यादि में काफ़ी बढ़िया इनक्यूबेशन के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। और हम लोग इस बार फर्स्ट टाइम घड़ियाल में भी एक ट्राई कर रहे हैं कि इनक्यूबेट उनको नेस्ट से निकाल कर किया जाए, और अभी होपफुली हम लोग लगता है कि उसमें भी सफल होंगे। अब हम चलेंगे हाइना यानी लकड़बग्घे के बच्चों के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी 3 लकड़बग्घे के बच्चे हैं जो बेहद चंचल और चालाक हैं। इन्हें आपस में खेलते हुए देखना काफी अच्छा लगता है। लकड़बग्घा अपने जन्म के 2 से 3 साल बाद बच्चे पैदा करने योग्य हो जाते हैं। मादा लकड़बग्घा लगभग 90 से 92 दिनों के गर्भावस्था के बाद एक बार में 2 से 4 शावक पैदा करती है। जन्म के समय शावक का वजन 300 से 400 ग्राम तक होता है। अपने जन्म के 1 से 1.5 महीने बाद ये जमीन पर चलने में सक्षम हो जाते हैं। इनका जीवन काल 25 से 30 सालों का होता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में आने वाले दर्शक इन जानवर के बच्चों को यहाँ देखकर बेहद खुश होते हैं। खासकर आने वाले बच्चों के बीच ये काफी लोकप्रिय हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें।
तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों। सुनो घंटी